सुबह का समय था। मुखिया अपने खेत पर बैठा हुआ अपनी फसल को देख रहा था कि तभी वहां मुखिया के गांव का अनाथ लड़का अर्जुन आ पहुंचा। अरे तुझसे कितनी बार कहा है अर्जुन कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन खराब हो जाता है। अरे पंडित जी ने कहा है सुबह सुबह हमेशा अच्छी वस्तुएं, खुशकिस्मत चेहरे ये सब देखना चाहिए, ना कि तेरे जैसे अनाथ, बदकिस्मत और मनहूस चेहरे को। पता नहीं कहां से आ जाता है मुंह उठाकर। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन निराश हो गया। मुखिया जी, अगर मैं अनाथ हूं तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है? अरे बिल्कुल कसूर है, तेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं तेरे माता और पिता को अच्छी तरह जानता था। तेरे पैदा होने से पहले उनके हालात बहुत अच्छे थे। तेरे पैदा होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अचानक बिगड़ गई। पहले तेरी माँ खत्म हुई, उसके बाद तेरा बाप चल बसा। लेकिन तू एक मनहूस है जो अभी तक जिंदा है। अरे होना तो ये चाहिए था कि तेरे माता पिता जिंदा रहते, मरना तुझे चाहिए था। चल अब सीधी तरह ये बता, यहाँ क्यों आया है? अर्जुन का दिल मुखिया के तानों से छलनी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुखिया जी, मैं एक अनाथ हूं, मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। अरे साफ साफ कह दे भैया, कहना क्या चाहता है, बोल। मुखिया जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पिछले कई दिन से गांव के हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हूं काम मांगने के लिए, लेकिन कोई हमको काम ही नहीं देता है। इसीलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। आपके तो बहुत सारे खेत हैं ना, किसी एक खेत में हमको काम करने के लिए रख लीजिए ना। इस गरीब अनाथ का गुजारा चल जाएगा। आपका काम मैं बहुत अच्छे से करूंगा। मुखिया अर्जुन की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गौर से देखने लगा और कुछ देर बाद बोला, देख, वैसे मैं तुझे काम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुझे एक मशवरा जरूर दे सकता हूं। तू एक काम कर, ये गांव छोड़कर चला जा और किसी दूसरे गांव में बस जा। दूसरे गांव वाले तेरे अतीत को जानते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वहां तुझे काम मिल जाएगा। और अगर इसी गांव में रहेगा तो भैया भूखा मर जाएगा। अर्जुन निराश होकर मुखिया के खेत से वापस आ गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अर्जुन का भूख से बुरा हाल हो रहा था कि तभी उसकी नजर अपने ही गांव के रघुनाथ चाचा पर पड़ी, जो अपने बच्चों को रोटी खिला रहे थे। कितनी बार कहा है पिताजी कि मुझे घी लगी रोटी ही पसंद है। ओ हो, अरे बेटा, जल्दबाजी में तेरी माँ भूल गई। अब क्योंकि हमको सुबह खेत जाने की जल्दी रहती है ना, तो तू अभी ये खा ले। शाम के समय मैं तुझे देसी घी की रोटियां खिलाऊंगा। यह सुनकर रघुनाथ चाचा का बेटा क्रोधित हो गया और उसने रोटी उठाकर जमीन पर फेंक दी। यह देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा। अर्जुन दौड़ता हुआ आया और रघुनाथ चाचा से बोला, रघुनाथ चाचा, ये क्या आप अपने बेटे को रोटी की इज्जत करना नहीं सिखाते? अरे सबसे पहली बात तो ये कि तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तू हमको बताएगा कि रोटी की इज्जत कैसे की जाती है। चल दफा हो जा यहाँ से। अरे भाग जा, बड़ा आया। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। चल आजा बेटा, चल चल, तू घर चल। तू मानेगा नहीं ना, तुझे घी लगी रोटियां चाहिए। चल, मैं तेरी माँ से दोबारा रोटियां बनवाता हूँ। चल बेटा चल। अर्जुन फिर से आकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां पर अर्जुन की पड़ोसन गौरी आ गई। गौरी के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अरे अर्जुन, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अर्जुन ने सारी घटना गौरी को बताई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। ये संसार कुछ ऐसा ही है। किसी के पास इतना है कि उसका बेटा रोटी की कदर नहीं करता और कोई एक एक दाने को तरस जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर अर्जुन, मेरा दिल कहता है कि तेरे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। काश मेरे घर पर रोटी होती तो मैं तुझे जरूर खिलाती, लेकिन तू तो जानता है कि मेरे माँ पिता और मैं सारा दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हम लोगों को रोटी नसीब होती है, वो भी भरपेट नहीं, केवल जीने के लिए। इतना कहकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। अर्जुन पीठ पर हाथ रखकर बैठ गया और बोला, अब मेरा तो हाल भूख से बेहाल होता जा रहा है। क्या करूं? सोचता हूं कि चोरी करूं, लेकिन हमारे संस्कार हमको इजाजत नहीं देते। अगर पकड़ा गया तो वैसे भी गांव वाले हमको बख्शेंगे नहीं। अर्जुन काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा और उसकी भूख से हालत बिगड़ती चली गई। उसकी नजर बार बार उस रोटी पर पड़ रही थी जो सुखिया चाचा के बेटे ने झाड़ियों में धूल के पास फेंक दी थी।
थक हार कर अर्जुन वहां गया और रोटी को उठाकर साफ करने लगा। रोटी साफ करने के बाद अर्जुन ने उस रोटी को खा लिया। भूख से कांप रहा उसका शरीर अब थोड़ा संभल गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, अमरपुर, जहां रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामलाल के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और एक बेटी थी। तीनों बच्चे शादीशुदा थे और शहर में रहते थे। गौरी कई दिनों से बच्चों से मिलने की जिद रामलाल से कर रही थी। सुनिए जी, मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। चलिए शहर चलते हैं उनसे मिलने, लेकिन आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अरे भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी बहुत मन हो रहा है अपने बच्चों से मिलने का, पर क्या करूं, इस साल खेतों में काम बहुत ज्यादा है। अभी अभी पुरानी फसल काटी है और अब नई फसल के बीज बोने का समय आ गया है। तो क्या हम नहीं जा पाएंगे? आप कुछ सोचिए ना कि कैसे जाएं। बच्चे तो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ही वहाँ चलें। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अगले 2 दिनों में खेतों का सारा काम निपटा लेता हूँ। उसके बाद हम शहर चलेंगे। तब तक तुम सामान बांधना शुरू कर दो। अगले दिन रामलाल खेतों में काम करने के लिए घर से निकल जाता है। उस दिन खेत में काम करते समय अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर इतना तेज था कि रामलाल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु की खबर मिलते ही दोनों बेटे अपने अपने घरों से तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी गुड़िया अब तक नहीं पहुंची थी। घर में मातम छाया हुआ था और सभी लोग गुड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक सेठ चेहरे पर गुस्से और बेचैनी लिए बिलबिलाता हुआ घर में दाखिल होता है और गुस्से में चिल्लाता है, ठहरो, मैं इस अर्थी को श्मशान तक नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा वापस करो जो रामलाल ने मुंह जबानी मुझसे लिया था। पैसा? कैसा पैसा? और तुम हो कौन जो इस तरह शोक के मौके पर चीख पुकार कर रहे हो? मेरा नाम सेठ भवानी दास है। आज से ठीक 4 साल पहले तुम्हारे पिता रामलाल ने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और अब तक एक पैसा भी वापस नहीं किया। मुझे मेरा पैसा चाहिए सभी, वरना मैं ये अर्थी श्मशान तक नहीं जाने दूंगा। सेठ की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रामलाल के बेटे उस सेठ से कहते हैं, हम पिताजी का कोई कर्ज नहीं चुकाएंगे। उनका कर्ज वो जाने, उन्होंने वह कर्ज हमसे पूछकर थोड़ी लिया था। हाँ, बिल्कुल, उनका कर्ज हम क्यों दें? वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको ये अर्थी ले जानी है तो ले जाइए, पर हम कोई पैसा नहीं देंगे। पूरा गांव रामलाल के बेटों की बात सुनकर उन पर थू-थू कर रहा था। जब रामलाल के बेटे सेठ का कर्ज लौटाने से पीछे हट गए, तो यह बात रामलाल के भाइयों तक भी पहुंची। उसके भाइयों ने भी कह दिया, जब रामलाल के बेटे ही अपने पिता का कर्ज चुकाने को तैयार नहीं हैं, तो हम अपने भाई का कर्ज भला क्यों चुकाए? इस सब के बीच रामलाल की अर्थी वहां काफी देर से रुकी हुई थी, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद रामलाल की बेटी वहां पहुंचती है। जब उसे पता चलता है कि वह सेठ अपने कर्ज की रकम लिए बिना उसके पिता की अर्थी को नहीं जाने देगा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने सारे जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे, वो सब उस सेठ को दे दिए और अपने दोनों हाथ जोड़कर उस सेठ से कहा, सेठ जी, ये सारे पैसे और जेवर लेने के बाद भी अगर आपका कर्ज पूरा न हो पाए तो अगले 1 महीने में मैं आपका बचा हुआ सारा कर्ज चुका दूंगी, पर दया करके इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। लड़की की यह बात सुनकर उस सेठ की आंखें भर आईं। उसने तुरंत वह जेवर और पैसे उस लड़की को वापस कर दिए और बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारे पिता रामलाल से 5 लाख रुपए लेने नहीं हैं, बल्कि उन्हें वापस देने हैं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। सेठ आगे बोलता है, असल में हुआ यह था कि आज से 4 साल पहले मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था।
मेरा अनाज का पूरा गोदाम जलकर भस्म हो गया था और उस समय मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। मैं मरने की स्थिति में पहुंच गया था। ऐसे कठिन समय में तुम्हारे पिता रामलाल ने अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 5 लाख रुपए दिए और मेरी मदद की थी। वो इतने भले इंसान थे कि उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। पर आज जब मैं रामलाल के वो रुपए लौटाने यहाँ आया तो मुझे पता चला कि उनका देहांत हो गया है। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपये किसे दूं। इसलिए मैंने ये पूरा खेल खेला ताकि रामलाल के ये 5 लाख रुपए उनके घर के ऐसे सदस्य तक पहुंचे जो वाकई में उन्हें प्यार और सम्मान देता हूं। बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि एक बेटी अपने माँ बाप को एक बेटे के मुकाबले कहीं ज्यादा प्यार करती है। इसलिए ये लो बेटी, ये 5 लाख रुपये अब तुम्हारे हैं। इनकी असली हकदार तुम हो। मैं तुम्हें ये सौंपता हूं। तुम जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए, जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है और उनके लिए अपना सब कुछ त्याग सकती है। दोस्तों, ये बात एकदम सच है कि माता पिता को एक बेटे से कहीं ज्यादा एक बेटी प्यार और सम्मान देती है। इसलिए आपका यह अपना चैनल दुनिया की सभी बेटियों को नमन करता है।